हेलो एंड वेलकम टू द कैजुअल टॉक। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है बहुत ही जज्बाती सा टॉपिक, यानी कि हम अपने जज्बात पर किस तरह से काबू पाएं, किस तरह से रेगुलेट करें अपने इमोशंस को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक। और अब तो आपको पता चल गया होगा कि कैजुअल टॉक क्या है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो बहुत ही लाइटर वे में हम बहुत ही मुश्किल बातें भी कर जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हमारा जज्बाती सा टॉपिक है। हम जज्बात पर बात करेंगे, यानी कि इमोशंस पर बात करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस होते हैं। गुस्सा होता है, खुशी होती है, और जेलसी होती है, और क्या होता है, दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन से इमोशंस हैं जिसको हम हेल्दी कह सकते हैं, कौन से इमोशंस हैं जो अनहेल्दी होते हैं, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो उस फेज़ में बजाय आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या किसी और को नुकसान पहुंचाएं, उन इमोशंस को कैसे रेगुलेट किया जाए, उन पर कैसे काबू पाया जाए, उनको कैसे टेम किया जाए, ये सारी बातें जानने के लिए मिलवाती हूँ मैं आपको सलीना फैसल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। और सलीना जो है वो सिर्फ बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी, सलीना क्या है बताओ? एक बहुत अच्छी मैं काउंसलर हूँ, ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव काउंसलर। मैं इसीलिए ये नाम नहीं ले रही थी, बड़ा मुश्किल। ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव काउंसलर। ये करता क्या है इतना मुश्किल काम? ये जो आप बता रही हैं यही करता है। वन ऑफ द थिंग्स, जज्बात पर काबू पाना सिखाता है। हमें उनको रेगुलेट करना आना चाहिए। और बेसिकली छोटे में हमें मदर सिखा देते हैं। जैसे जब बच्चा रोता है तो मदर उसको रेगुलेट ही करती है ना, उसको थपथपाती है, हाँ, सूद करेगी, क्या चीज़ है जिस, तो फिर वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आता है। सही। और ये जब उसके साथ हर एज में उसके अब बड़े को तो आप नहीं थपथपाते ना, तो हर एज के हिसाब से डिफरेंट जब शुरू में करते जाती, फिर बच्चे खुद सीख जाते हैं करना। अच्छा, ये सलीना क्या मतलब कि इनबिल्ट होते हैं, हम पैदा होते ही ये सारे इमोशंस, जो जेलसी, जो सैडनेस, जो खुशी, रोना, एंगर, ये सब हम लेकर पैदा होते हैं या ये हम बाद में नर्चर होते हैं सारी चीज़ें? इमोशंस आपके अंदर ही से आते हैं, लेकिन वो रिएक्शन होते हैं किसी बाहर की चीज़ का। अच्छा, तो अगर ट्रिगर कोई करती है, अब आपकी जैसे कोई नीड है, छोटा बच्चा है, उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, उसे भूख लग रही है, अब तो भूख लग रही है तो वो रोएगा। तो मतलब रोना उसके अंदर सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। हाँ, अगर वो इसी तरह वो अपना एक्सप्रेस करेगा। अगर कोई चीज़ ट्रिगर ना करे, अगर हमें कोई गुस्सा ना दिलाए तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा दिलाता है कोई, किसी बात पे गुस्सा आता है। हाँ, तो ये हम अलग अलग एक को देख सकते हैं। हाँ, तो गुस्से पे बात करना चाहती है तो गुस्से पे नहीं, सारी चीज़ों यहीं पे से बात आगे करेंगे। करते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये बताओ मुझे कि क्या ये कल्चरल या डेमोग्राफिक, जो मतलब कि इलाकों के हिसाब से किसी कंट्री में कुछ इमोशंस होते हैं, किसी कंट्री में ऐसा भी होता है, या हर इंसान के अंदर? नहीं, ये ह्यूमन चीज़ है, सब इंसानों के अंदर सेम इमोशन। सो जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ हेल्दी होते हैं इमोशन, कुछ अनहेल्दी। मैं इसको इनकरेज करूँगी कि हम उसके साथ कुछ अच्छा बुरा, हेल्दी अनहेल्दी ना लगाएं, क्योंकि इस वजह से बहुत इश्यूज़ आए हैं। अच्छा। जैसे कि गुस्से के ऊपर बहुत आप बुरी तरह उसको देखते हैं ना कि ओ ये कैसे हो गया। तो हमें ये समझना होगा कि एक चीज़ होती है इमोशन इटसेल्फ, जैसे एक चीज़ है गुस्सा, एक चीज़ है उसका इजहार कैसे किया। अच्छा, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से को ही कह देंगे कि सही नहीं है, गलत है, तो फिर वो लोग सप्रेस करते हैं। जैसे लड़कियों को यहाँ पे इजाज़त नहीं होती एक तरह से कि वो गुस्सा करे। यानी मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या किसी और के पास हैं, आपस में ऐसे बता रहे हैं जैसे इसको कोई प्रॉब्लम, कि ये गुस्सा बहुत करती। या जैसे अगर कोई लड़का रोता है तो हम कहते हैं कि हाँ, लड़का रो रहा है, तुम लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दिया, ये क्या है? तो उसको शेम आ गया ना उसके साथ के, जैसे रोने में कोई गलत बात है, और लड़की को ये आ गया कि गुस्सा करने में कोई गलत बात है। तो वो बेसिक ही आप, वो बच्चे को तो नहीं अभी आगे आता कि मैंने आगे कैसे अपने चीज़ों को देखना होगा। और ये अगर आप इस तरह देखोगे, ये इमोशंस हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर लेट्स से कि आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस करता है, एक हमारी फिजिकल बाउंड्री होती है, इमोशनल बाउंड्रीज होती है, तो उसमें अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे या दूसरे को नहीं रोकेंगे उस जगह,
हाँ। तो फिर वो आपका नुकसान हो सकता है ना। सही बात है। तो हमने उसको अगर ये सिखा दिया कि गुस्सा करना ही नहीं है, तो वो आगे रोक नहीं पाएगी किसी को, अगर कोई उसके साथ उसकी किसी भी तरह की बाउंड्री क्रॉस करेगा तो। सही सही। या कोई तकलीफ हो रही है तो नहीं रोएंगे हम तो वो दूसरे का भी रोना फिर हम जैसे कि वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे ना। तो फिर आगे जाके फिर लड़के अगर कोई ऐसे किसी को हर्ट करने में बुराई नहीं समझ रहा है। लेकिन सलीना फिर वो जो जेलसी है उसको आप कहाँ लेती हो? जेलसी को देख लेते हैं। जेलसी क्या है? क्या है आप बताओ जेलसी क्या है? ये एक चीज़ है। हाँ। ये मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। हाँ। ट्रायंगल बन गया। हाँ। अब और ये अगर तुम्हें मिल गई, अब अगर मुझे मिल गई हाँ, तो आपको जेलसी होगी। हाँ। तो बेसिकली तो ये आपका एक लॉस हुआ ना, सैडनेस हुई कि मुझे ये चीज़ इतनी बैडली चाहिए थी, हाँ। और मुझे नहीं मिली। तो मुझे देख के आपकी वो सैडनेस ट्रिगर हो रही है। अच्छा, मतलब मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर मुझे सलीना से प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो तो फिर अगेन उसका इजहार आ जाएगा ना। अगर आप इतनी मैच्योर हैं और आपने रेगुलेट कर सकती हैं, तो आप ये समझ जाएंगी कि ओ ये चीज़ थी, इसमें सलीना का कोई कसूर नहीं है, ये उसको मिल गई। हाँ। और मुझे भी ये चीज़ चाहिए थी, मुझे नहीं मिली, तो मुझे इस बात का दुख है। हाँ। तो आप फिर अगर आपको दुख के साथ रहना आता होगा और आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हाँ। तो दुख, कोई भी इमोशन रहता नहीं हमेशा। हाँ। आप खुश होते हैं फिर खुशी चली जाती है, सही बात फिर है। आप सैड होते हैं, सैडनेस खत्म हो जाती है। जब आप कोई चीज़ें समझ आती हैं तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा। जैसे पहले आप बच्चे को अपने ही बोलेंगे ना, फिर वो बच्चा खुद अपने साथ ये करना सीख जाएगा। सही सही। ठीक है, होता है लाइफ में, कोई चीज़ नहीं मिली, कोई जैसे हम कहते हैं बेहतरी होगी, वो स्टोरीज तो आप बहुत सारी दे सकते हैं अपने आप को, लेकिन आपने उस चीज़ को जब डील कर लिया वहीं पे, तो अब वो जो एक्शन, जैसे हम जेलसी का सोचते हैं तो फॉरन सिंड्रेला की सिस्टर्स आ जाती हैं दिमाग में, तो हम कहते हैं मैं तो वो नहीं हूँ। हाँ। तो जब मैं वो नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो जेलस ही नहीं हो रही हूँ। हाँ। ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर आप कहें कि मैं जेलस ही नहीं होती, तो हाँ। मैं कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि इंसान है तो ये होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो तुमने कहा कि बचपन से ही एक माँ बच्चे को जब रोता है तो उसको सूद करती है, उसको सिखाती है कि ऐसा 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 तुम्हें इस तरह से काबू पाना है और रेगुलेट करना है अपने इमोशंस को। अगर कोई माँ जो है वो बच्चा रोए तो और उसको छपेड़ लगाए, एक क्या है मुसीबत, सोने नहीं दे रहे हो, चुप करो, मारे, तो फिर वो कैसे सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो उसका फिर वो इमोशन वो उसी तरह निकालेगा जैसे उसने माँ को देखा निकालते हुए। आपको नज़र आएगा अपने चारों तरफ क्या क्या रिलेशनशिप्स में हो रहा है। तो फिर इसमें तो पेरेंटिंग का तो बहुत बड़ा एक रोल आ जाता है। हाँ, आ जाता है, लेकिन टोटल आप पेरेंट्स का भी, मैं आजकल एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ रही हूँ, मिथ ऑफ नॉर्मल, गबोर माटे की बुक है। अच्छा, उसमें बड़ी अच्छी, उसमें वो अभी यही बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स को भी आप टोटली ब्लेम नहीं कर सकते। पेरेंट्स किस एनवायरनमेंट में हैं। हाँ। पेरेंट्स जो हैं, अगर वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, अब वो कनाडा में रहते हैं, लेकिन वो जितना भी उन्होंने दुनिया में रिसर्च किया है, जितने सालों से की है, उसकी बेस पे वो एक बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये वही जो आपने शुरू में सवाल किया था कि ये इंसान की चीज़ है या कि जोग्राफिकली आप कह सकते हैं। तो वो यही बात कह रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, लेट्स से कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब बच्चा छोटा था तो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि कुछ चीज़ें हम टीचर्स से ले रहे हैं। हाँ। वो कह रही हैं ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल अब ये थियोरी आ गई है तो ये सही है, ये गलत है। फिर कुछ चीज़ें हम डॉक्टर्स से ले रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि वो मदर्स वगैरह कह रही होती थी कि इसको कवर करके रखो, ये गर्म, और वो डॉक्टर्स के पास जाए, वो कह रहे हैं ये क्या आपने इतनी लेयर्स बनाई हुई है, गर्मी है। और तो हम भी तो कंफ्यूज ही हो रहे हैं ना। हमें कौन सी वो कोई डूज एंड डोंट्स हैं जो मिल गए कि ये करना है और ये नहीं करना है। सही। तो फिर आप सारा ब्लेम पेरेंट्स पे नहीं कह सकते। मतलब ब्लेम की भी हाँ। हम अगर कॉज पे जाएं, देखें क्या वजह है, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, तो हम देखेंगे कि ये हर एक को अपना अपना रोल
मैं फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लर्निंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई नई चीज़ आए, समझ आए कि अच्छा ये था, हम ये करते आ रहे थे लेकिन ये गलत साबित हो रहा है क्योंकि हमें रिजल्ट ऐसा नज़र आ रहा है, तो हमें इसमें कुछ चेंज करना वो चाहिए। तो तब जब आपकी सेल्फ रियलाइजेशन हो तब ना। अगर एक माँ सोचती है कि बच्चे को मैंने चांटे मारे हैं और उसके बाद वो डर के चुपके होके बैठ गया है, वो मेरे कहती मुझे तो देखा सुकून कितना मिल गया, अच्छा किया कितना अच्छा मैंने। किया मैंने, तो वो दूसरे को भी सिखाएगी, बच्चा तंग करे तो एक लगाओ, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो कहाँ से सीखेगी? अच्छा, इधर मैं एक दूसरी चीज़ लेके आना चाहती हूँ, इंस्टिंक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, जिसको हम जिबलत कहते हैं ना। हाँ, ये सारे इंस्टिंक्ट्स ही है ना, हमारे इमोशंस। बिल्कुल। आपके अंदर से आप मदर को बहुत चीज़ें, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करेंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आएंगी कि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि ये सही नहीं है, हाँ, लेकिन प्रेशर में आके मैंने ऐसा कर दिया। तो वो इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना भी वहीं से आता है। जैसे कि आप इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हम बच्चे के इमोशंस को और जनरली एक दूसरे के इमोशंस को हम नहीं खातिर में नहीं लाते, हम उसको इग्नोर ही करते हैं। तो कि बस यहाँ से, अगर आप पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा देखें तो एजुकेशन में यहाँ को तो आप ट्रेन कर रहे हैं, इसी को मतलब जो अलजेब्रा आपने सीखा है या साइंस की, वो आप मैं जैसे बड़े टाइम तक सोचती थी कि मेरी रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होगा। सही बात है। वहाँ मैं एक चीज़ सीख रही हूँ, कौन सा अलजेब्रा सीखा था मैंने, कौन सा फिजिक्स सीखा था, क्या। सो वो ये तो वो वाली चीज़ें हैं जो कि आपकी हर रोज़ हर वक्त आपको अप्लाई करेंगे आप। दिस इज EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तो IQ से ज़्यादा EQ पे ध्यान दिया जाता है। और जब कोई कैंडिडेट किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसकी इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वो कितना अग्रेसिव हो रहा है। या आप ये कनाडा का बता, वहाँ पे तो होता है था, लेकिन वैसे भी वर्ल्ड ओवर ये चीज़ें अब इम्पोर्टेंस दी जा रही है EQ को। एक तरफ से इम्पोर्टेंस देते हैं, हाँ, लेकिन जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तो वो रिजल्ट्स ही चाहिए सबको। हाँ, कि ये नंबर करना है आपने एंड में, चाहे ऐसे जैसे, क्योंकि रिवॉर्ड तो उसी को मिलेगा जिसने अपना काम किया है। तो फिर जब पूरा एक सुपरफिशियल एक थिंकिंग एक पूरा चल रहा है तो फिर उसमें कौन बस फिर आई थिंक वही बात होती है कि जिसको पता चले, जैसे मैंने इस चीज़ में ट्रेनिंग ली है, काम किया है, आप हैं बुक्स पढ़ रहे हैं, अब तो बहुत अवेयरनेस मेंटल हेल्थ की कितनी आ रही है। लोग जैसे आप पॉडकास्ट करके बता रहे हैं ना लोगों को, इस तरह अगर आप देखें तो अब जैसे मैं छोटे बच्चों को देख रही हूँ, मेरी एक नीस है 5 ईयर की है वो, और वो अपनी मदर को कह रही है कि जैसे उसने देखा ना कि वो अपसेट है और किसी चीज़ में भी किसी डोमेस्टिक सर्वेंट से के साथ कोई मसला हो गया, वो आई है तो उसको कह रही है मामा क्या हुआ, उसने कहा नो नथिंग, कहती मामा इट्स ऑल राइट, काम डाउन, ब्रीथ एंड थिंक ऑफ जॉय। एंड आई वाज अमेज्ड कि हमें तो इतनी उम्र आके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब सीख रहे हैं। वो कौन से टीचर्स हैं जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं सबको, और घर में भी जब पेरेंट्स भी सीख रहे हैं तो चेंज आता है हमेशा, इसी तरह आता है जैसे हम आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं हमारी बातें जो है तो इधर उधर चली जाएंगी, कितना बड़ा ये टॉपिक है। कनाडा में जो है वो, मैंने ये जब मॉन्टेसरी में पढ़ाती थी तो मैंने ये फील किया कि बच्चे जो हैं वो, उनका सोशल इंटरेक्शन अब इतना ज़्यादा नहीं होता है, अब गैजेट्स के साथ साथ उनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो अपने इमोशंस को उस लिहाज से अब रेगुलेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक मिसाल दूँ कि कोई गेम खेल रहे हैं, उधर किसी कैरेक्टर ने उसको तंग किया, वो उसका मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं, उसने उसको डिलीट कर दिया, 1 सेकंड में वो ख़त्म हो गया, उसकी ज़िंदगी आसान होगी। अब इसी जगह पे अगर वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं और किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया उस बच्चे का, तो अब वो उसको डिलीट नहीं कर सकता है, तो वो फिर मारना, नोचना, रोना, फिर वो ड्रामे, सारी चीज़ें, वो टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारी लाइफ अब इतनी टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें चली गई हैं, इससे फ़र्क पड़ा है हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में? पड़ रहा है, ये रियल टाइम में क्योंकि अभी हो रहा है, इस पे अभी रिसर्चेस हो रही हैं, तो बात कम लोग कर रहे हैं लेकिन करने वाले कर रहे हैं। अगर आप
सुने, रीड करें, तो आपको पता चलेगा कि इस पे काम हो रहा है। और अगेन अगर आप इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, अंदर से एक आपको नेचुरली जो आवाज़ आती है उनको फॉलो करें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा, वो आवाज़ सही होती है? बिल्कुल, उसको ही हमने अटेंड करना सीखना है। अच्छा, कि उस आवाज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी नहीं देनी। वहाँ पर ये भी आ जाता है जिसको ट्रेन किया गया है कि आपको एग्जाम्पल दें। कोई मिसाल देके समझाओ कि कैसे गुस्सा आ गया किसी बात पे, अंदर से कैसे आवाज़ आती है, वो इंस्टिंक्ट क्या कहती है? गुस्से में तो ज़रा मुश्किल ही आवाज़ सुनाई देगी वो, लेकिन लेट्स से कि आप कोई घोड़े में सवार होता है बंदा हाँ, गुस्से में। जैसे कि अगर आपको बच्चे को आपने नोटिस किया, एक पैटर्न पहले अपना पकड़ा कि आप बच्चे को जिस वक्त पढ़ा रहे होते हैं, कोई होमवर्क करा रहे हो, उसी वक्त आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ। अब आप उसमें सोचेंगे पहले, क्योंकि अंदर से मदर को लग रहा है ये सही नहीं हो रहा बच्चे के साथ, लेकिन वो प्रेशर इतना है कि आज होमवर्क होगा, फिर कल ये होगा, और वो तो उसने तो आगे तक सोचा हुआ है कि ये नहीं होगा तो स्कूल में नहीं होगा, स्कूल में नहीं होगा तो कॉलेज में नहीं होगा, कॉलेज में नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी। ये जो हमने आगे तक की प्लानिंग की हुई है ना, हम यहाँ पे काम करते हैं कि मोमेंट में रहना सीखें। अच्छा। इस प्रेजेंट मोमेंट में रहें। तो थोड़ा अपने जो भी आप, जैसे मैं बात कर रही हूँ आज, आपको अगर कोई नई चीज़ पता चलती है तो ऐसे मोमेंट पे जब आपके अंदर से कोई आवाज़ आएगी तो आप उसको उस बात से जो आपने सीखी है उसके साथ मिलाएंगे। अब आप अपनी सारी फैकल्टीज़ यूज़ कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने में, लेकिन अगर आप अंदर की आवाज़ को भी छोड़ देते हैं यहाँ के लिए, आप अपने इमोशंस को भी छोड़ देते हैं इसलिए कि यहाँ एक स्टोरी फीड हुई हुई है, तो फिर आप ऐसे ही है कि जैसे डिसेबल्ड हो जाते हैं ना, कि आपकी आंखें किसी वजह से। यार रिलैक्स करो, चुप करके बैठ जाओ, बेड पे किताब लेके लेटे रहो, पता नहीं है मुझे तो गुस्सा आता है या कोई स्ट्रेस होता है, लेट्स से कि हमने फॉलो करूं तो मेरा काम चला। नहीं, लेट्स से कि हम ये बात करें किसी डिसीजन लेने में। अच्छा, अब जैसे आपने इस वक्त क्या बोलना है, हाँ, इतनी देर में आपके दिमाग में एक चीज़ आई और आपने बोली, ठीक है, तो उससे पहले अगर आप देखेंगे कि ये मेरी अंदर से जो नीड आ रही है, ये यहाँ पे ज़रूरत है इसको बोलने की, और तो आपका डिफरेंट फैसला होगा। अगर आप उसको क्वेश्चन ही ना आए, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल सोशल क्यूज़ नहीं ले सकते हैं, और कोई का वहाँ मूड कोई और है लोगों का और बात कोई और कर रहे हैं। लाइक अगर कोई सैड मूड है और उसमें कोई जोक क्रैक कर दे, कोई बहुत ही फन वाला मूड है, सब रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे आपका मूड हो रहा है रिलैक्स करो, और मैं आके आपको एक बहुत ही दुख भरी बात है सुनाना शुरू कर दूँ, तो फिर एक डिस्कनेक्ट फील होगा ना कि ये इनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे मूड कैसा है, ये क्यों इतनी सीरियस बात लेके आ रही है। सही। तो ये इस तरह के डिसीजन जो छोटे छोटे होते हैं ना, वहाँ पे आप अपनी इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, बाहर से भी उसमें क्या ये जो हमें गुस्सा आता है, जेलसी होती है, ये सब जब नेचुरल इमोशंस हैं हमारे ह्यूमन एक उसके, तो उसमें हमारी वेलबिंग कितना काउंट करती है? लाइक अगर मैं सोई हुई नहीं होंगी, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, तो मुझे पूरा दिन ही गुस्सा आएगा, ठीक है, या मेरे अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो आपने ये वो वाली बात की कि जैसे बच्ची को कोई लेके आया कि जी ये गुस्सा बहुत करती है, तो ये मोमेंट टू मोमेंट देखने वाली बात थी ना, कि मदर ने पहले देखा था वो जो गुस्सा कर रही है, पहले उससे पूछे तो कि क्या हुआ वजह है। अब बहुत छोटा बच्चा होता है तो मदर बताती है कि ये चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि इसको ना भूख लगी है। अब उसको नहीं पता कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं खाना खा लूँगा तो सही हो जाऊँगा, ठीक है। अब आपको एडल्ट्स ऐसे नज़र आते हैं जिनके आपको पता है कि ये इसलिए गुस्सा कर रहे हैं कि इनके साथ फलानी चीज़ हुई है या वो हुई है। मैं हूँ तो ना, उधर का मेरा जब मूड खराब होता है ना, तो मेरा शौहर कहता है उसको भूख लगी है। तो वो पहले खाना खा लो। एक्चुअली सही कह रहे होते, सही कह रहा होता है। हाँ, मेरे तो इसका मतलब है कि आप अपनी को खुद अटेंड नहीं कर पाती अभी तक, है ना। जैसे कि मुझे अक्सर लगता है कि जब शादी होती है ना, तो वो जो सांसें होती है ना, वो लड़कियों को, मतलब अपनी बहू को ऐसे देती हैं कि ये लो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, ये बेबी जिसको मैं संभाल रही थी अब इसके। तो इसी तरह कुछ लड़कियों को ऐसे पास ऑन किया जाता है। तो ये वो चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि एडल्ट इसलिए हो गए कि 18 साल के हो गए और कहते हैं कि 18 साल में एडल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं एडल्ट हूँ। नहीं, अब आपका एक
इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा कि आप कितने एडल्ट हैं। और यही काम कर रहे हैं हम थेरेपी में। लोग कोई बच्चे थोड़ी आते हैं हमारे पास, एडल्ट्स ही आते हैं ना। तो कहीं ना कहीं लेट्स से कि जैसे एक वॉल है, इसमें ब्रिक्स हैं, अब अगर बीच में से कोई 4-5 मिसिंग होंगे तो ऊपर तक इफेक्ट जाएगा ना उसका। तो हम वो नीचे पहले उन ब्रिक्स को मजबूत करेंगे जो मिसिंग है। कोई लव रह गया है, कोई निगलेक्ट था, कुछ अबैंडनमेंट हो गई थी, तो आपके उसको पास्ट में ले जाते हैं, फिर वहाँ से उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट नहीं, मतलब उसको खुद अवेयरनेस देते हैं। वो उसे जब खुद पता चल जाता है तो अब जैसे मैं कोई 30 साल का बंदा है तो ये तो नहीं कहूँगी कि वो पहले आप उधर जाके वो वाला लव लेके आए, है ना, या वो लव मैं दूँ आपको। अब उसे सिर्फ पता चल जाए कि उसके जो ये बिहेवियर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि वहाँ वो मिसिंग था, तो फिर कंट्रोल आ जाता है उस पर स्लोली। वो तो उसके हाथ में ही होगा। स्लोली प्रैक्टिसेस होती हैं अपने आप को रेगुलेट। इवन कपल्स थेरेपी में ये बहुत ज़्यादा जो मैं कॉमनली देखती हूँ कि उसमें कपल्स का इशू कम है और इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती। तो दोनों अगर उस वक्त अपने आप को रेगुलेट कर सकते हों और उन्हें पता हो कि ये जो इस वक्त चीज़ आ रही है ये यहाँ की नहीं है, ये वो चीज़ है मेरी ट्रिगर हो गई है जो मेरे अम्मी के साथ प्रॉब्लम होती थी या मेरे किसी के साथ होती थी और ये ट्रिगर हो गई है। प्रेजुडिस होता है ना हमारे पास कि अगर लड़की जो है वो ये करे तो उसको इस तरह से करना। अब वो बेचारी के दिमाग में भी नहीं होगा कि क्या बात है, लेकिन जब वो बात करेगी तो फ़ौरन से हम सोच लेंगे हाँ मेरी खाला के साथ भी यही हुआ था प्रॉब्लम, उसका भी घर इसी वजह से ख़राब हुआ, देखो ये बात शुरू करी है, इसका मतलब है किसके दिमाग में भी ये चल रहा है। तो ये तो उसको उसी तरह से हैंडल करते खुद से आपने एनालाइज करके एक निकाल लिया ना। अच्छा, अब उसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो वो कैसे उसको रेगुलेट कैसे करे, फिर हम एक एक इमोशन की थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो वो अपने गुस्से को एक्सेप्ट करे। अच्छा, मैं आपको वो बता रही हूँ जो अक्सर चीज़ें आती है। ये जनरल नहीं कर सकते, हर एक का डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको जनरल करूँ, इस सिंप्लीफाई करने की कोशिश करके जवाब दूँ, तो पहले तो उससे ये पूछना होगा कि क्यों आ रहा है गुस्सा, क्या हुआ था, ठीक है। तो वो पहले बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ था। अब वो एक बड़ी जेन्युइन चीज़ है तो मैं कहूँगी सही आया गुस्सा, आना चाहिए था गुस्सा, ठीक है। अच्छा, अब गुस्सा तो आ गया, लेकिन गुस्सा आया तो अब उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। वो ये नहीं है कि आप उठा के किसी पे चीखना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। अब ये चीज़ें फिर सीखनी पड़ेंगी कि जिस वक्त आए आपका ये ट्रिगर हो गया, लेट्स से कि उन्हें अपना ट्रिगर पता चल गया कि ये ट्रिगर हो जाता है तो मुझे गुस्सा आता है, ऐसा कि जो अनकंट्रोलेबल है या जो उनके अपने लिए या किसी और के लिए नुकसानदेह है। फिर हम उस पर काम करते हैं कि उसको कैसे, माइंडफुलनेस वहाँ बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस की पूरी क्लासेस होती हैं, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हम कहते हैं ना कि कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो अपने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो बहुत बीमार हो जाते हैं जल्दी। एग्जैक्टली देखें, जो प्रोसेस अगर आप इमोशंस को दबाते हैं तो वो दो ही तरह निकलते हैं, या आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं या आपके कोई डिजीज़ हो जाती है। अच्छा, तो ये जिनकी बुक का मैंने अभी आपको जिक्र किया, उनकी एक और बुक है व्हेन द बॉडी सेज नो। तो वो उसकी जो जिस्ट है, अगर मैं उसको एक लाइन में बोलूँ तो वो ये है कि जब आप नो नहीं कहते, कि आपको कहना नहीं आता, तो फिर आपकी बॉडी आपके लिए वो काम करती है। वो एक तरह से कह रही है इनफ, बस कर दो। क्योंकि हम वो प्लीज़ करने में लगे, ओ इनके साथ ही कैसे कह सकते हैं, वो नाराज़ हो जाएंगी, ओ अगर मैंने अम्मी को अभी ये कह दिया वो तो ये नहीं ले सकती। तो पेरेंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं, इसको भी मैनेज कर रहे हैं, और जो निकालने वाले होते हैं ना वो इसका ख्याल कर रहे हैं ना उसका, वो हर एक पे निकाल रहे हैं। और मैंने वाकई में देखा है कि ऐसे लोग ज़्यादा कम बीमार होते हैं। तो लेकिन फिर उनके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। हाँ, वो तो होते हैं। देखिए ना, दो ही चीज़ें हैं। वाकई में सही। जो निकालने वाले होंगे उनके कुछ रिलेशनशिप्स में आएगा, और जो सप्रेस करेंगे तो तरीका ये कि निकालना है, लेकिन किसी के ऊपर नहीं निकालना है। तो कैसे उसको प्रोसेस करेंगे ना, ऐसे जैसे आप थेरेपी में बात कर लेते हैं, फिर आपको टूल्स बहुत सारे वेज आ जाते हैं कि मैं किस तरह इस सिचुएशन में करूं, फिर उसकी प्रैक्टिस कर करके इसी तरह तो चेंज आता है ना हमारे अंदर। तो वेंट आउट करना चाहिए किसी, कोई फ्रेंड हो, कोई लव्ड वन हो, जो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आपको ये पता हो कि हाँ मुझे सही अक्लमंदाना मशवरा देगा। देखिए, वंस इन अ वाइल तो आप किसी के साथ वेंट कर सकते हैं,
लेकिन अगर ज़रूरत इतनी ज़्यादा है तो फिर आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए होता है, क्योंकि अगला भी बेजार हो जाएगा, रोज रोज अपनी मुसीबतें लेके आ जाता है हमारे पास। और भी बहुत चीज़ें हो सकती है वो लेने के उसके ऊपर डिफरेंट तरह असर हो रहा हो, और वो बायस होगा किसी न किसी तरह। जो आप एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे वो थर्ड पर्सन। हाँ, जैसे कि आप मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे जानने वालों को मैं नहीं ले सकती। सही बात है। सलीना, वैसे तुम असर लेती हो? इतने सारे लोग आते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, एट द एंड तो हमारी ट्रेनिंग ही ये होती है ना कि हम उसको हमें अपनी थेरेपी में रहना ज़रूरी है, फिर हमारी सुपरविजन होती है, ये दोनों चीज़ों के लिए हमें पे करना होता है। और इसमें रहना इसीलिए ज़रूरी है कि फिर हम हमारे पे जो आ रहा है वो हम जाके प्रोसेस कर रहे हैं। सही। सो ये जैसे मेरी जो सुपरवाइज़र होगी, मैं भी अब सुपरवाइज़र हूँ, तो मैं थेरेपिस्ट जो मेरी सुपरवाइजी होगी तो मैं ये देखूँगी कि उसके ऊपर कितना फ़र्क आ रहा है और वो उसके लिए हेल्दी या अनहेल्दी तो नहीं है। तो इस तरह से जो वो मैं उस क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट कर रही हूँ जो उस थेरेपिस्ट के पास आ। सही। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको एक तरह से मेरी सुपरवाइज़र प्रोटेक्ट कर रही, मुझे भी कर रही है और उन्हें भी करना सिखा रही। तो ये बड़ा एक पूरा साइकिल काम है भाई। तो कैसे हम रेगुलेट कैसे करें अपने इमोशंस को? क्या वो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं? क्या जैसे माइंडफुलनेस बताया, क्या वाकई में ये चीज़ें प्ले करती हैं रोल? क्योंकि एक तो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं कि जो हमें बहुत काम रखती हैं, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होकर अपने इमोशंस को जो हमें नुकसान पहुंचाएं या किसी और को नुकसान पहुंचाएं हम वो करें? देखो, मेन चीज़ तो माइंडफुलनेस ही डेवलप करनी होगी। माइंडफुलनेस में क्या क्या होता है, फिर वो मैं कह रही ना, अब तो पूरे कोर्सेज हैं माइंडफुलनेस के ऊपर और इतने यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। कैसे आप अपने आप को काम डाउन करेंगे, ब्रीदिंग है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना सीखना है। अब ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्या होता है, आपको क्या आ रहा है माइंड में सुन के? मैंने तो कनाडा में, क्योंकि वो बीइंग अ टीचर हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज कराते थे, तो माइंडफुलनेस का एक कोर्स था जिसमें वो जो टाइमर नहीं होते, सेंड पड़ा हुआ होता है, वो एक मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट था, वो सबके आगे रख दिया। उसको कहा कि वो चाइम्स की आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने कहा कि बस फील करें, आप चाइम्स की आवाज़ को फील करें और ये जो जैसे जैसे सेंड गिर रही है ना, उस मोमेंट को खाली फील करें आप, तो आपको एकदम से एक सुकून आ जाता है। तो देखो उस मोमेंट में जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, वो ये एक वन ऑफ द वे है कि इस तरह से आप आ सकते हैं। तो आप बेसिकली अपने 5 सेंसेस को इंगेज करें इस मोमेंट में, कि हम यूजुअली अपने हेड में होते हैं। अच्छा, अब हेड में होने में और प्रेजेंट मोमेंट में होने में क्या फ़र्क है? हम कहते हैं, हम इसको यूजुअली बोलते हैं कि आप बॉडी में हैं या आप अपने हेड में हैं। अच्छा। हेड में है तो आप थॉट्स में मुस्तकिल आप सोच रहे हैं। तो बॉडी इज सोल और व्हाट? नहीं, बॉडी में आने का मतलब है 5 सेंसेस। टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग। तो जैसे आप अब अगर आप किसी सोच में घूमे, तो हम नहीं कहते कि वो सोच में घूमे यहाँ वापस आ जाओ। तो वो यहाँ वापस आने का क्या मतलब है? तो आप क्या करोगे, आप एकदम मुझे देखने लगोगे। ठीक है, अगर मुझसे बात कर रही हो या तो इसको टच किया तो आप ये प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। ये टच वाला फील जो है, ये आपने यहाँ इस मोमेंट में क्या है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करो कि तुम अपने घर में कर्टन को टच कर रहे हो, तो आप इधर नहीं हो। जब मैं कहूँ इधर अपने टच वाले, तो क्या टच हो रहा है, सब फील क्या हो रहा है, स्किन पे क्या फील हो रहा है। तो आपकी इस वक्त शर्ट आपको फील हो रही है, यहाँ आपको अपनी चिन फील हो रही है, तो आप इधर आ गए। आपने आंखें उधर थी, कुछ इमेजिन कर रही थी वर्सेस कि अब आप मुझे देख रहे हो, या इधर क्या कलर्स हैं। फिर मैं कुछ बोलूँ, अब साउंड पे फोकस करो, तो साउंड क्या आ रही है इस वक्त? मेरी साउंड आ रही है, बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, राइट। स्मेल क्या है इस वक्त? कोई परफ्यूम की आ रही है, किसी चीज़ की आ रही है, चाय की आ रही है। तो जैसे आप अपने 5 सेंसेस इंगेज करने लगते हैं तो आप बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप माइंडफुल हो गए कि मैं यहाँ हूँ इस वक्त। देखिए, क्योंकि इमोशंस पे अगर रेगुलेट ना किया जाए ना, बड़े बड़े नुकसान होते हैं। बहुत सारे रिश्ते, छोटी सी, मतलब मुझे बड़ा दुख भी होता है, हैरत भी होती है। एक चाय के कप पे झगड़ा हुआ, किसी को मार दिया,
मतलब पार्किंग के उस मसले पे इशू हुआ, आपने किसी को मार दिया। यहाँ नहीं, सिर्फ इन मुल्कों में नहीं, अमेरिका में मैंने देखा था कि वो शावल कर रहे थे अपनी स्नो को बाहर, उस पे जो है वो गुस्सा झगड़ा हुआ पड़ोसियों का, और वो गन लेकर आया और उसने मार दिया। फिर जब उसको एहसास हुआ कि मैंने उसको मार दिया, अब क्या होगा, मुझे पुलिस ले जाएगी, उसने खुद को मार दिया। इसको कहते हैं इमोशनल हाईजैक। बल्कि हाँ, उस वक्त आपको आपके सारी फैकल्टीज जो है ना, वो दिमाग काम वाम करना ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये इमोशंस को नहीं आता रेगुलेट करना, तो इसी तरह किसी वक्त इंसान झटका आएगा और हाँ, गए काम से। उतनी देर में जब तक वो आपके हाईजैक हुए, आपने काम कर दिया कोई। तो अगर फ़र्ज़ करो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी किसी बात पर, मैं क्या करूं? पहला मेरा काम क्या होना चाहिए? मुझे नहीं करना। नहीं, तुम पे नहीं करो, किसी और पे गुस्सा आ रहा है। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस से होगा। अच्छा, ये हमेशा याद रखना है, ये कोई भी चीज़ जब आप नई सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ताकि वो हैबिट एक डेवलप हो। और वी आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट्स। हाँ। जैसे हैबिट में आ जाता है, फिर आपकी वो चीज़ मतलब कि अब आप करने लगे। तो अब आपके हैबिट आपने ये डालनी है कि जैसे कोई भी हो सकती है, पर्सन टू पर्सन मैं देखूंगी कि क्या आपके लिए ऑटोमेटिक क्या चीज़ हो रही है। गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? लेट्स से कि आपका हाथ इधर ही जाता है। हाँ। अब आपने उसको चेंज करके ये करना है कि इधर आए। तो ये एक दफ़ा में नहीं होगा। अब हर दफ़ा जब जाएगा, और पहले तो आपको याद ही नहीं आएगा, वो आप काम कर दोगे, फिर बाद में याद आएगा। लेकिन ये माइंडफुलनेस का पहला स्टेप है। जब आप माइंडफुलनेस से कोई हैबिट चेंज करते हैं, उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप इसकी तरफ हाथ जा रहे हैं और उसी वक्त याद आ गया, लेकिन आप रोक नहीं सके और चला गया। लेकिन प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि अब आप माइंडफुल हैं कि मैंने ये नहीं करना है। अब एक टाइम आएगा कि यहीं पे याद आ जाएगा और आप इधर से इधर चले जाएंगे। माइंडफुल को हम आसान ज़बान में क्या कहेंगे कि कॉन्शियस होना कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इस सेकंड में मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब आसान नहीं है। फौरन तो कहते हैं ना, वो एक सेकंड का, माइक्रो सेकंड का गैप दे दे बस। हाँ, और जो इस पे काबू करने की कोशिश करे उसको भी थोड़ा टाइम दें कि वो ये मैंने कहा था कि पहली दफ़ा तो वो करना उसके लिए मुश्किल होगा। अब गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रैक्टिस चल रही है तो एक दफ़ा मारा है तो दूसरी नहीं, वहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज लानी पड़ेगी कि ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। वरना आप उस जगह से उठ के ही चले जाएं। सही, उस सीन से किसी को हाँ सही, तो इस तरह के हाँ वो ये फिर जनरल उसमें नहीं हो सकता। जिसके साथ काम करते हैं फिर वो देखेंगे कि उसके साथ क्या किया जा सकता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा। लेकिन ये काम है जिसमें कि आप रेगुलर अपने पे इतना टाइम दें कि अपने पे काम करें। इसी को हम कहते हैं कि ये इन लोगों ने अपने पे काम नहीं किया हुआ, या ये ऐसे लग रहे हैं कि जो प्रोसेस नहीं है। क्या प्रोसेस नहीं है मीन्स ये कि इमोशंस अगर प्रोसेस करना नहीं आता है तो अब लेट्स से कि किसी कंपनी के हो सकता है सीईओ बन चुके हैं, लेकिन इमोशंस पे नहीं है। अगर मुश्किल है उस जगह पहुंचना, लेकिन हो जाता है। तो लेट्स से कि तो फिर आप तो वो उनको अपने पे काम करना होगा। और ये काम को ही हम कहते हैं कि हाँ कि आप माइंडफुल हुए, आपने उसमें प्रैक्टिसेस अपनी चेंज की, अवेयर हुए कि मेरा ये ट्रिगर है, इस चीज़ से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ और फिर मैं ये करती हूँ। तो अगर जब मैं ट्रिगर हूँ तो पहले ट्रिगर को पकड़ना होगा अपने कि इस चीज़ से मतलब कि अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट कोई बात करनी है तो उससे पहले मैं खाना खाऊं, मुझे पता होना चाहिए कि खाना जो मैं नहीं खाती, भूख लगती है तो मुझे फिर इधर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडल्ट्स हैं तो इसमें आपका ही ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपने ट्रिगर्स को कैसे मैनेज करें। यहाँ होता क्या है, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा ये मुझे गुस्सा दिला देता है। हाँ। जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते शी स्टार्टेड हाँ। या जैसे वो बड़े भाई को गुस्सा क्यों दिला रही हो तुम, उसकी वजह से जो है वो ऐसे करता है। अब उस वक्त तो आप रेफरी बन गए और बच्चों में करवा दिया, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा फिर आप उनको कहेंगे नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें किसी चीज़ से गुस्सा आता है तो तुमने वहाँ से हट जाओ, सही, ये तुम्हारा ऊपर। और फिर दूसरे कभी करें भाई अगर कोई जान के वाकई दिला रहा है गुस्सा तो उसका क्या इशू है, उसको अलग वो उसका अलग एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल छेड़ते हैं।
लेकिन एडल्ट्स में, कपल्स में, बड़े लोगों के रिलेशनशिप्स में तो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ अगर हो रहा है और कोई जान के कर रहा है तो भाई फिर आप ऐसे लोगों के साथ ना रहें। वैसे है बड़ा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, बहुत जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन नेचर। इसीलिए तो ज़रूरी है कि इस पर काम किया जाए। हम कहते हैं नहीं चल रहा है। अक्सर मैं सुनती हूँ आजकल मदर्स से, अरे भाई ये तो तुम लोगों के ज़माने के चोंचले हैं और हमारे ज़माने में तो कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ नहीं थे। तो मैं कहती हूँ एग्जैक्टली, अगर उस वक्त एड्रेस कर लिया होता तो ये हम तक और फिर हमारे आगे बच्चों तक ना जाते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंटिंग, कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें। खुद कहाँ से सीखें? अगर जो पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं आती तो वो फिर हम क्या करें? पेरेंटिंग तो खैर बिल्कुल ही टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन ये इमोशनल रेगुलेशन में अगर आपको अपने इमोशन रेगुलेट करना आते हैं तो बच्चे ने आधे तो सीख ही लिए हैं, क्योंकि आप उनको भी करेंगे रेगुलेट। जाहिर है जब आप काम होंगे तो एक चीखते हुए बच्चे को वो करेंगे ना, क्या कहते हैं, काम डाउन। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आ रही है कि मैं बेटा मेरा बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा मैं काम भी करती थी उस वक्त मीडिया का, तो रात के टाइम पे जो है वो उसने रोया तो मैंने क्योंकि शायद सीखी थी ये चीज़ कि मैंने यूँ किया ऐसे करके ना कि वो आवाज़ उसको डिस्ट्रैक्ट करे और वो सो जाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो तुम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, एक आवाज़ सुन के हो सकता है वो डर जाए, हो सकता है वो सोचे कि ये पता नहीं मैं रोता हूँ किसी वजह से तो ये आवाज़ आती है। तो तुम उसके जहन में देखो तुम क्या डाल रही हो, इंडक्ट कर रही हो, सिर्फ छोटी सी बात की वजह से तुम्हारी नींद ख़राब हो रही है। मैंने वो रियलाइज़ किया, मैंने कहा हाँ मैं बहुत बड़ी गलती करूँगी अगर कि मैं ये दोबारा करूँगी। कि वो समझेगा कि हाँ रोने से ये होता है, एक दो ज़ोर से आवाज़ आती है तो मैं सो जाऊँ चुप करके, मुझे तो नींद मिलेगी लेकिन मेरे बच्चे की जो है वो एक पर्सनैलिटी की। अब ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि इस तरह का टीम वर्क हो कि आपने कोई चीज़ की जो कि नेचुरल है, अब नई चीज़ें ट्राई करके ही आप अपने काम करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने भी अच्छे से आपको कम्युनिकेट कर दिया और आपने भी फ़ौरन समझ भी लिया और बात तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। ये नहीं कि ओपन टू लर्निंग, बात आपको समझाता है तो हम समझते हैं ना कि अगला राइवल है हमारा, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको पार्टनर समझें, उसको दोस्त समझें तो आप समझेंगे कि वही वो मुझे क्यों सिखा रहा है। तो टीम वर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है कि जहाँ घर में हारमनी होती है वहाँ बच्चों की तरबियत भी बहुत डिफरेंट होती है। हस्बैंड वाइफ में हारमनी बहुत ज़रूरी है, एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी कितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंटिंग या बच्चे की, तो फिर यू बोथ हैव टू। बिल्कुल, पेरेंट बनने के बाद स्पाउस होना ना भूल जाए। स्पाउसेस का अपना एक जो टाइम होता है, अच्छा टाइम गुजारना, वो ज़रूर मैनेज करें किसी भी तरह से। चले, थैंक यू सो मच। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको एक कूजे में क्या वो बंद करना समंदर बिल्कुल पॉसिबल उसकी तरह है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनीवेज हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। हाँ, और एज आई सेड कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लर्निंग तो पूरी लाइफ ही हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है, और अगर कोई अच्छी चीज़ सीखने को कहीं से भी मिले तो कभी भी ये ना हम सोचें कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है क्या, ये इनको तो नई चीज़ें हैं और हम तो वो चीज़ नहीं। हम हर वक्त अपने बच्चों से भी सीखते हैं, हम बड़ों से भी सीखते हैं, हम सब से सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आपने बताना है कैसा लगा आपको, आज की बातें कैसी लगी आपको, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन से गेस्ट हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, सारी चीज़ें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना है। और तब तक मैं चलती हूँ एक नए पॉडकास्ट की प्लानिंग करने। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच सलीना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।